गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। एक बार फिर आप लोगों के लिए क्लास 11 का हिस्ट्री का सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग सम्मिलित चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 एक साथ हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति, चैप्टर का नाम क्या है आपका, औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग समझेंगे। औद्योगिक क्रांति क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी चरण से स्टार्ट हुआ, कितने चरण में चला, कौन सा देश इसमें शामिल हुआ, कौन सा देश आए इसमें, सर्वप्रथम किस देश में औद्योगिक क्रांति हुए, उन विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनका इंट्रो, थोड़ा सा समझते हैं। औद्योगिक क्रांति का हम लोग इंट्रो समझते हैं। तो देखिए, इसका काल चला था आपका 18वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक जो है ना आपका औद्योगिक क्रांति का काल चला था, समय चला था, जिनमें से हम लोग देखते हैं कि 2 स्टेप में इसको बांटने का हम लोग काम किए कि 2 चरण में इनका विकास हुआ या औद्योगिक क्रांति का चरम चला। पहला चरण में हम लोग देख रहे हैं कि आपका है 1760 से लेकर के 1850 ईस्वी तक का टाइम चला। इनमें कहते हैं कि इस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चरण कहते हैं। कौन सी चरण कहते हैं, प्रथम चरण कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो है देश आए आपका ब्रिटेन, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि इंग्लैंड कहते हैं। कहीं ब्रिटेन लिखा हुआ रहता है, कहीं पे ग्रेट ब्रिटेन लिखा हुआ रहता है। ये चीज हम लोग समझेंगे कि किनको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, किनको इंग्लैंड कहते हैं, या किनको क्या कहते हैं ब्रिटेन कहते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ब्रिटेन से ही क्यों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ। और सब तो देश था ना, और सब देश में भी होना था, और सब देश में भी हुआ था साथ में, लेकिन ज्यादातर औद्योगिक क्रांति का स्टार्ट जो है ना ब्रिटेन से इसीलिए हुआ क्योंकि इसका भौगोलिक रूप के कारण, भौगोलिक दशा के कारण से ही ना ब्रिटेन सक्सेसफुल रहा। इसीलिए ब्रिटेन से पहली बार जो है ना औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ ज्यादातर सक्सेसफुल रहा। औद्योगिक क्रांति साथ में और सब देश चला था, लेकिन सक्सेसफुल आपका ब्रिटेन को मिला। वो चीज हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन से क्यों आया। हम आपको फिगर के साथ दिखाएंगे कि ब्रिटेन का क्या प्रभाव रहा, जिसके कारण से यही भूभाग जो है ना क्यों औद्योगिक के लिए ज्यादातर सक्सेसफुल रहा। वो चीज आगे हम लोग देखेंगे। और एक चीज और बोलना चाह रहे हैं, अगर अच्छा लगे सेशन तो लाइक शेयर कमेंट करना ना छोड़िएगा, जरूर कीजिएगा अच्छा लगे सेशन तो। और दूसरा चरण में हम लोग देखते हैं कि 1800 से लेकर के 19वीं सदी तक का जो चरण को हम लोग औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण में बांटे हैं। इनमें से 2 देश मुख्य रूप से आए हैं उभर करके, जिसकी बात हम लोग करते हैं जर्मनी और यूएसए। कौन सा देश, जर्मनी और यूएसए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको यूएसए को अमेरिका भी कहते हैं, अमेरिका भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फुल फॉर्म हो जाएगा इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए, इसमें द्वितीय चरण मैंने बोला कि 2 चरणों में बांटा गया था। पहला चरण में ब्रिटेन रहा और दूसरा चरण में आपका जर्मनी और यूएसए रहा, द्वितीय चरण में रहा ये। देखिए, अब बात आ जाती है कि औद्योगिक क्रांति 2 चरण में हुआ, ये भी ठीक है, 2 चरण में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, जर्मनी में हुआ, यूएसए में हुआ, लेकिन हुआ तो किस क्षेत्र में हुआ औद्योगिक क्रांति, ये भी बातें समझना जरूरी है। देखिए, मुख्य इसका क्षेत्र रहा आपका क्या, कोयला उत्पादन क्षेत्र में। किसके उत्पादन में, कोयला उत्पादन क्षेत्र में, कोयला खनन के क्षेत्र में, कोयला के खोज के क्षेत्र में। दूसरा है लोहा का खोज, लोहा का उत्पादन, लोहा का वस्तुएं का निर्माण करना, लोहे का भट्टी में गला करके उसके हथियार बनाना, औजार बनाना, वस्तुएं बनाना, इन सभी चीजों पर हुआ। तीसरी बात हम लोग करते हैं सूती वस्त्र का उद्योग, क्योंकि उस समय बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के समय में सूती वस्त्र पे भयानक क्रांति आया था, जबकि सूती वस्त्र आपका भारत में ही बनाया करता था और ब्रिटेन में यहाँ से वस्त्रों को ले जाया जाता था और ब्रिटेन में इसका मार्केटिंग किया जाता। ब्रिटेन में जो है ज्यादातर आपका क्या था, मांग था, सूती वस्त्र का मांग था, तो जो कि भारत से रॉ मटेरियल को लेके जाते थे अंग्रेज और वहां ले आकर के उसका अपने बाजार में उनकी क्या करते थे,
अच्छी तरीक़ा से उसको व्यापार करते थे, बाजार में ले आकर के बेचने का काम करते थे। यहाँ रॉ मटेरियल ले जाते थे, रंगाई कढ़ाई का सारा काम वो अपने वहाँ करते थे, सस्ता में यहाँ माल ले जाते थे और वहाँ ले आकर के बेचने का वो काम करते थे। जब देखे कि यहाँ पे ब्रिटिश और असाधारण हो गया कि जब ब्रिटिश राज यहाँ आ गया था, ब्रिटिश शासन हो गया था भारत में, हम लोग को क्या बना, उपनिवेशक बना लिया था, ब्रिटेन हम लोगों का उपनिवेशक बना लिया था, हम लोग ब्रिटेन का गुलाम हो गए थे और आसानी तरीक़ा से भारत से जो है ना चीज़ें उनको आसानी से मिल रहा था, क्योंकि शासन उसका यहाँ था। सब ज़बरदस्ती यहाँ से लेके जाते थे, रॉ मटेरियल को अपने वहाँ ले आकर के वो बेचने का काम करते थे, मुनाफाखोरी करने का काम करते थे। ये तो रहा औद्योगिक क्रांति का एक थीम आपको देखने मिला। अब हम लोग देखते हैं औद्योगिक क्रांति या आधुनिक के रास्ते क्या हुआ। औद्योगिक क्रांति आया तो कैसे आया, आधुनिकीकरण जब तक नहीं होगा तब तक औद्योगिक क्रांति संभव नहीं है। आधुनिकीकरण मतलब है नए नए तकनीकी को लाना ही औद्योगिक क्रांति का मकसद था। नए तकनीकी लाएगा तो ही एकाएक क्या होगा, वस्तुएं में उत्पादन होंगे। और एक चीज हम लोग समझते हैं, एक छोटा सा सिंपल हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति किसको कहते हैं, एक दो लाइन में कर देते हैं। यहाँ तक तो ये सत्य है कि औद्योगिक क्रांति का डिफिनेशन अब तक कोई सटीक डिफिनेशन नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। हम कुछ पढ़ाएंगे, आप कुछ पढ़ेंगे और कोई और बताएंगे, बहुत सारा डिफिनेशन होता है। लेकिन समझेंगे कि औद्योगिक क्रांति किस लिए हुआ, तो ये चीज़ अगर समझ में आ जाएंगे ना तो डिफिनेशन हम लोग उनको लिख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति किसको कहते हैं, एक सिंपल सी वर्ड में हम आपको समझाएंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या है या किसको कहते हैं। समझिएगा, आधुनिकीकरण के रास्ते में वस्तुएं का एकाएक जो है ना अचानक निर्माण कर देना, एक बड़ी मात्रा में वस्तुएं का एकाएक निर्माण कर देना ही क्या कहलाता है, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। कैसे, मतलब मशीनरी का उपयोग करने लगा, मशीनरी नए नए तकनीक आ गए जिसके कारण से कि तुरंत एक मशीन के द्वारा लाखों करोड़ों प्रोडक्ट जो है ना कम समय में उत्पादन कर देना ही क्या कहता है, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। ये भी डिफिनेशन हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति का। जो मान लो वस्त्र आदमी कढ़ाई बुनाई का काम करता है तो वस्त्र उद्योग में कढ़ाई बुनाई करके बुन करके कपड़ा का निर्माण करना, सूत की कटाई कर करके कपड़े का निर्माण करना, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस था ना। सूत कटाई करेगा, हाथ से बुनेगा कपड़ा तो लगभग बुझिए कि 10 गो प्रोडक्ट निर्माण करेगा तो हो सकता है कि आपको 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 10 महीना लग जाए। अच्छा सा प्रोडक्ट तैयार करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर उसी चीज़ को हम लोग, अगर मेरे पास आधुनिकीकरण आ जाए, अच्छे अच्छे मशीन का प्रयोग हम करने लगे तो क्या होगा, तुरंत मशीन लगाए, घंटों में जो है ना 50 प्रोडक्ट, लाख प्रोडक्ट, 50,000 प्रोडक्ट हो सकता में भी हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। कम समय में नए तकनीकी का प्रयोग करके, नए मशीनरी का प्रयोग करके वस्तुओं के उत्पादन में भूचाल ला देना, समझ रहे बात ना, भूचाल ला देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहलाते हैं। यानी वस्तुओं के उत्पादन में आधुनिकीकरण के माध्यम से वस्तुओं के उत्पादन में एकाएक भूचाल ला देना, औद्योगिक क्रांति। डिफिनेशन में भी याद हो गया होगा कि औद्योगिक क्रांति किसको कहते हैं। क्लियर है जी, औद्योगिक क्रांति क्लियर है। चलिए हम लोग इसके थीम को देखते हैं। आधुनिकीकरण के रास्ते में कौन कौन आया, एक तो देखते हैं चीन और जापान की बात हम लोग करते हैं। ये लोग ऑलरेडी पहले से ही एक्टिव था। आज के डेट में भी हम लोग बात करते हैं कि जापान अभी भी डेवलप है, जापान अभी भी डेवलप है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग बात कर सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय जापान लड़ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो अगर वो आधुनिकीकरण के रास्ते में अपने आप में सक्षम नहीं था, हथियार से, सैनिक से, बुद्धि से, तकनीक से, अगर वो सक्षम नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे लड़ रहा था, कैसे दूसरे देशों को पछाड़ रहा था। और जापान अपने आसपास के देशों को उपनिवेश भी बनाना चाह रहा था। उपनिवेशन का अर्थ यहाँ होता है कि दूसरे देश पर अधिकार करना, उस पर शासन करना, या अर्थात सीधी बात में हम कह सकते हैं दूसरे देश को गुलाम बना करके रखना उपनिवेशक कहलाता है। जैसे हम लोग भारत 200 वर्ष तक
अंग्रेजों का क्या रहे, उपनिवेशक रहे, उनका हम लोग क्या गुलाम रहे। उसी प्रकार से अंग्रेज उतना सक्षम था तब ना गुलाम बना के रखा जी। उसी प्रकार जापान भी अपना प्रयास करते थे, उपनिवेशक बनाने का प्रयास करते थे, दूसरे देशों को गुलाम बना के रखने का प्रयास करते थे। अर्थात वो अपने आप में सक्षम था, आधुनिकरण से वो तकनीकी से वो ज्यादा डेवलप था, तब तो कर रहा था। ये दो देश जापान और चीन, चीन भी उस समय, हालांकि चीन जापान से थोड़ा पीछे था क्योंकि इसमें साम्यवादी व्यवस्था आ चुका था। साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण से, साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है कि उसमें आपका कोई अधिकार नहीं हुआ। आज के डेट में हम लोग देखेंगे चीन में जमीन है, आपका जमीन नहीं है वहाँ पे। जैसे अपने यहाँ जमीन अपना है ना, जमीन का खजाना कटाते हैं, जमीन का मालिक हम है, उस जमीन पे हम जौ बोए कि जीरा बोए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन खाली पर्ची छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन अपना है, हम टैक्स भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। उसका शासन कौन होता है, सरकार होता है, जमीन का पूरा मालिक सरकार होता है। ऐसे जनता को लीज पर दिया जाता करने के लिए, चलो तुम 4 बीघा लो, 10 बीघा लो, 5 बीघा लो, तुम करो, और कमा करके जितना भी उपज होगा, उपज आप नहीं रख सकते हैं, पैसा अपने पास झोली में नहीं रख सकते हैं, तकिया सिरोने में लेकर के नहीं सो सकते हैं। आपका पैसा का हिसाब सरकार के पास रहेगा। कमाइए आप, जितना इनकम है वो सारा पैसा हिसाब सरकार के पास रहता है, सब पैसा सरकार के पास रहेगा। अगर बगल में बेटी का शादी कराओगे ना, दामाद के लिए अगर मोटरसाइकिल खरीदोगे तो साइकिल खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा सरकार से कि हमको पैसा दीजिए, दामाद को दहेज में हमको पैसा, मोटरसाइकिल देना है, तब सरकार आपको पैसा दे। आपका पैसा सारा कौन जोत रहा है, सरकार जोत रहा है, सब सरकार के पास है, आपके पास कुछ नहीं रहा। आपके पास रहेगा चिल्लर, जाओ सब्जी बैगन खरीद के लेके आओ, भरता बना के खाओ, यही रहेगा आपके पास और कुछ नहीं। ये सारा पैसा सरकार के पास है। इससे क्या होता है, सरकार डेवलप करता है। जी सर, सिरोना में लेकर के सो जाइएगा, करोड़ों रुपया ले जाइएगा, सिरोना में लेकर के सो रहिएगा, उस पैसा के सरकार तो यूज नहीं कर पा रहा ना, तो देश कैसे डेवलप करेगा। चीन इसीलिए डेवलप है कितना कि सारा पैसा आपका सरकार के पास रहता है, उसका पैसा का इन्वेस्ट करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पैसे का क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो देश अभी तक तरक्की कर रहे हैं। चाहे बोलिए रोजगार के क्षेत्र में, चाहे बोलिए क्या कहते हैं प्रोडक्ट उत्पादन के क्षेत्र में, सब चीज़ों में चीन क्या है आगे। यही रीजन था कि साम्यवादी व्यवस्था वहाँ पे अपना के रखने का कारण था। धीरे धीरे साम्यवादी व्यवस्था में जनता खुश नहीं रहने के कारण से साम्यवादी व्यवस्था को दूर किया गया, पूंजीवादी व्यवस्था को भी चीन में लाया गया। देखेंगे हम लोग, इस चीज़ों को समझेंगे थोड़ा थोड़ा। अभी चैप्टर का स्टार्टिंग है, थीम को थोड़ा सा हम लोग समझते चलते हैं, विस्तार से हम लोग बाद में हम लोग समझते रहेंगे। चीन की बात छोड़िए, पहले आके जापान को देख लेते हैं, हम लोग समझते हैं। जापान उपनिवेशक नियंत्रण से सदैव मुक्त था, अपने से यानी दूसरे से गुलाम ये नहीं था, अपने आप में ये कैसा था, स्वतंत्र था। और कहते हैं 20वीं सदी में जापान की उन्नति व आर्थिक प्रौद्योगिकी काफी डेवलप था। आज के भी डेट में देखते हैं अपने यहाँ गाड़ियाँ कितना स्पीड में चलती है, ट्रेन में 60, 70, 80, 90 पहुँचते पहुँचते ये रुटवा में जो है ना बिहार में ऐसे ऐसे झुलवा झुलता है गाड़ी, लगता है अब गिरेगा कि कब लुढ़केगा पता नहीं। 90 तक पहुँचते पहुँचते ना झुलवा झुलने लगता है। उससे अगर अधिक भगाया तो पटरी टूट गया, तो पटरी धंस गया, तो ये मतलब दलदल करता है, हिलता डुलता पूरा दुनिया। उससे ज़्यादा नहीं भगा पाता। राजधानी में जाता है ना, राजधानी 130-40 जाते हैं, इसका प्राण निकल जाता है अपने यहाँ, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता है। तो बताइए, राजधानी को नंबर 1 गाड़ी मानते हैं अपने यहाँ का, फिर भी उसका स्पीड वही दशा है। वो भी उतना नहीं चल पाता, राजधानी 120-30 इनफ हो गया, कहीं कहीं चलता है, तो 100 के अंदर चलता होगी। लेकिन जापान में गाड़ी चलती है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 का स्पीड से। अब बताइए, आगे से गाड़ी गुजर जाती है ना, तो आदमी स्टेशन में खड़ा रहता है, ऐसे देखता है गाड़ी निकल गया, लगता आगे से शक्तिमान निकल गया, ऐसा फीलिंग होता है कि शक्तिमान देखे ना जी, घूमते घूमते बन के घूमते आया, निकल गया, पता नहीं चल रहा है, तो वैसा लगा शक्तिमान निकल गया, लगता है कोई भूत आगे से निकल गया। ऐसा स्पीड से जो ना गाड़ियाँ वहाँ पे निकलते हैं। लेकिन अपने यहाँ का दशा देखिए क्या स्थिति है, जापान अभी भी डेवलप है, उस समय से भी डेवलप था। दूसरी बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में भी जापान भारी तरीका से भाग लिया,
देखें इसका परिपक्ष। हालांकि अमेरिका इस पर नकेल कस दिया कि परमाणु बम गिरा करके, 2 परमाणु लिटिल फैक्टमैन गिरा करके, लिटिल बॉय फैक्टमैन गिरा करके इस पर नियंत्रण कर लिया, नागासाकी हिरोशिमा पर गिरा करके इसको कंट्रोल कर लिया, अलग बात है। लेकिन उस समय भी अमेरिका को ये टक्कर देने की योग्यता, बर्बाद कर देता अमेरिका को, लेकिन इसको डरा दिया कि मेरे पास और परमाणु है। 2 तो गिरे हुए किया था, बेचारा हदिया गया, तीसरा था नहीं अमेरिका के पास, लेकिन भौकाल दे दिया अमेरिका की समझ जाओ बाबू, न तो तीसरा भी गिराएंगे। ये डर गया, अमेरिका के पास था ही तीसरा, 2 मात्र बना था, लेकिन डरा दिया, बेचारा डर गया, अलग बात है। तो शांत हो गया। अभी भी अमेरिका ही इसका जिम्मेवारी उठाता है, बोलता हम तभी रुकेंगे, आप जिम्मेवारी लीजिए, मेरा पर कोई हमला करता है तो मेरा जिम्मेवारी आप लीजिए, हम सैनिक अपना नहीं रखें। जापान अपना कोई सैनिक नहीं रखता है, इसका देख रेख करने का काम यूएसए करता है, अमेरिका इसका जिम्मेवारी ले रखा है। अगर कोई हमला करेगा तो अमेरिका इसका साथ देगा। उसी दिन से ये इन लोगों के बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। तो चलिए हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग का विस्तार से हम लोग क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर प्रथम शीत युद्ध में या दूसरा चैप्टर में हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे। आप लोग इतना ही समझते हैं। 1910 में प्राथमिक शिक्षा, देखिए उस समय की बात करते हैं, 1910 में ही प्राथमिक शिक्षा जापान में ला दिया था और प्राथमिक शिक्षा फ्री ला दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में डेवलप देश कैसे होगा, वहाँ के जनता अगर शिक्षित रहेंगे, ऑटोमेटिक वहाँ का देश जो है शिक्षित है, शिक्षित जितना रहेगा देश डेवलप करेगा। मूर्खों से भरा हुआ रहेगा, मूर्खा चमट से भरा हुआ रहेगा, देश डेवलप नहीं कर पाएगा। तो जापान बताइए 1910 में ही प्राथमिक शिक्षा को जो ना फ्री कर दिया। जो अभी जाते हैं ना तरिया बजा करके जो खाते हैं हम लोग खिचड़ी सरकारी स्कूल में, वो चीज़ जो है ना फ्री शिक्षा जो है ना जापान में 1910 में ही कर दिया। तो अपने यहाँ मिड डे मील कब लाया गया, 1995 में लाया गया, 1995 में लाया। ये भोजन खिलाता है जो खिचड़ी पौष्टिक आहार, बीच में पता सड़ा हुआ पिल्लू वाला चावल खिला देता है, क्या करता है पता नहीं। अगला हम लोग देखते हैं, पहला हेडिंग हम लोग देखते हैं औद्योगिक क्रांति का परिचय को हम लोग समझते हैं। औद्योगिक क्रांति का परिचय क्या है तो देखते हैं 18वीं से लेकर के 20वीं सदी का इतिहास को ही हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। दूसरी लाइन में हम लोग कह सकते हैं यूरोप में उद्योग व अर्थव्यवस्था में क्रांति परिवर्तन, यानी कि यूरोप में अर्थव्यवस्था में, अर्थ मतलब रुपया पैसा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। देखिए डिफिनेशन दुनिया भर का होगा, बहुत सारा डिफिनेशन आपको देखने को मिलेगा औद्योगिक क्रांति में। डिफिनेशन बहुत, इसका लिमिट नहीं है डिफिनेशन, कोई इसका विद्यमान जो है सटीक डिफिनेशन नहीं दे सकता है, इसका बहुत सारा डिफिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये भी डिफिनेशन आपका हो जा रहा है क्या, यूरोप में उद्योग व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांति में परिवर्तन ला देना क्या कहता है, औद्योगिक क्रांति। ये भी डिफिनेशन है आपका, सबका मीनिंग जो है लगभग वही बताता है। अगला बात देखते हैं ब्रिटेन से शुरुआत। देखिए औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से ही शुरुआत हुआ, ये चीज हम लोग आगे हम लोग अगला चीज में हम लोग समझेंगे कि ब्रिटेन से ही क्यों शुरुआत हुआ, ये चीज हम लोग बारीकी से समझेंगे। हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा लेकर के अभी बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं 2 महत्वपूर्ण चरण 2 चरणों में मैंने वहां शुरू में भी देखे कि चरण 2 में आया 1780 से लेकर के 1850 के टर्म का एक पहला चरण चला ब्रिटेन में, और दूसरा आपका 1850 से लेकर के 20वीं सदी तक के उद्योग के क्षेत्र में जितना परिवर्तन आया, ये आपका दूसरा चरण चला। आगे तीसरा अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रथम चरण में ब्रिटेन की भूमिका क्या रही। प्रथम चरण में ब्रिटेन की भूमिका क्या रही तो देखते हैं प्रथम चरण का अगुवाई कौन किया था जी, अगुवाई कौन क्या था, आपका ब्रिटेन किया था प्रथम चरण में। आगे उभर करके कौन आया था, ब्रिटेन आया था। दरगामी परिणाम, समय दर समय इसमें क्या आया, आता चला गया, परिवर्तन आता चला गया। ऑटोमेटिक है क्योंकि परिवर्तन तो आएगा ही, उद्योग के क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा तो वस्तु का निर्माण होंगे तो परिवर्तन आएगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगा उस देश का तो परिवर्तन तो आएगा ही। आगे देखते हैं अन्य राष्ट्रों के लिए आदर्श, और अन्य राष्ट्रों के लिए आदर्श का अर्थ यह हो गया कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों में, फ्रांस में भी चल रहा था, जर्मनी में भी चल रहा था, यूएसए में भी चल रहा था, और बहुत ज्यादा ब्रिटेन से ज्यादा भी
जर्मनी में औद्योगिक क्रांति बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, फ्रांस में चल रहा था, लेकिन फ्रांस जर्मनी डेवलप नहीं कर पाया है। इसके चीज़ के बारे में हम लोग आगे समझेंगे क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसका जो है ना भौगोलिक दशा ठीक नहीं था। जितना भौगोलिक दशा ब्रिटेन का अच्छा था यातायात के लिए, और फ्रांस के लिए उतना यातायात के लिए संभव नहीं था, जिसके कारण से वहाँ पे सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं रहा, ब्रिटेन आगे उभर करके आया। और दूसरा देश ब्रिटेन का जो है ना क्या कहे कि ब्रिटेन का देखा सुनी काम नहीं किया, कुछ अपना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका डिट्टो कॉपी करने का काम किया, ब्रिटेन जो कर रहा हो ये हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। दूसरा देश अपना खुद का कर रहा था, ये भी एक फैक्ट रहा। अगला देखते हैं, क्रांति का प्रमुख क्षेत्र क्या था। क्रांति का प्रमुख क्षेत्र था कोयले के खनन में। किसके खनन में? कोयले के खनन में, लोहा के उद्योग के क्षेत्र में और वस्त्र उद्योग में। तीन महत्वपूर्ण तत्व देखने को मिला आपका, कोयला, लोहा और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्रांति लाना। एक चीज और डिफिनेशन, और अगला डिफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं औद्योगिक क्रांति कि कोयला, लोहा और सूती वस्त्र के उद्योग में एकाएक जो ना बढ़ोतरी कर देना औद्योगिक क्रांति का लाता है। ये भी आपका औद्योगिक क्रांति का एक डिफिनेशन, दुनिया भर का डिफिनेशन। कोई बोले, मैंने शुरू में आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति का डिफिनेशन कोई सटीक नहीं दे सकता है, सबका अलग अलग डिफिनेशन है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक रहने देते हैं। अगले क्लास अगला पार्ट में आ जाए, पहला तो दूसरा पार्ट में, दूसरा वीडियो में इसको हम लोग पूरा क्लियर करेंगे कि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों आई और ब्रिटेन कैसा भूभाग था। यह सारा चीज हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन के भूभाग को देखेंगे, क्या साधन रहा था, क्या सुविधा रहा था ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का। ये सब चीजें अगला वीडियो में हम लोग, अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।